जय हिंद, जय भारत। कर्मचारी, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की वेलफेयर से जुड़ी जानकारियों के साथ मैं रीना सुतार आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं उन टॉपिक की जिसकी जानकारी लेकर आज के इस वीडियो में आई हूँ। देखिए, आज के इस वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स के जवाब तो हम देखेंगे ही, जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ने अपनी पेंशन संबंधित सवालों को पूछा है। लेकिन इसके साथ साथ आज के इस वीडियो में बात होगी 8वें वेतन आयोग के बारे में। देखिए, ऐसे समय में जहां 8वें वेतन आयोग को लागू होने का समय जो है काफी कम बचा है, यानी 2026 तकरीबन आधा बीत चुका है और कुछ कम समय बचा है जब से 8वां वेतन आयोग जो है उसके तहत बढ़ी हुई हमारी सैलरी अलाउंसेस हमारे खातों में आ जाएंगे, पेंशन हमारे खातों में आ जाएगी। ऐसे में जहां कल के वीडियो में हमने ये बात देखी थी कि हर एक पे कमीशन में जो वेतन आयोग की कमेटी थी वो क्या सिफारिशें कर रही थी और जो केंद्र सरकार है उन पर कितने मिनिमम सैलरी पर सहमत हुई थी, ऐसे सारे ही प्रयास जो हैं या सारी ही जानकारी आप सब लोगों को बेहद ही पसंद आ रही है। तो आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे कि जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो केंद्र सरकार पर आर्थिक दबाव तो पड़ेगा ही उसके भुगतान को लेकर, क्योंकि एरियस वगैरह जो है लाखों में जाएगा। अगर लेट होगा तो एरियस भी ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन फिर भी अगर नॉर्मली भी देखें, ठीक ठाक फिटमेंट फैक्टर भी मिला तो भी केंद्र सरकार पर लाखों करोड़ों का जो है बोझ आने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ केंद्र सरकार को फायदा भी होगा। अब ये फायदा कैसे होगा, चलिए आज के इस वीडियो में विस्तार से इसके बारे में बात करते हैं। तो इसी जानकारी के लिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को हाइप करके हर एक कर्मचारी पेंशनर्स तक इस वीडियो की जानकारी जरूर से पहुंचाइएगा। आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन करके फिर वीडियो को देखना कंटिन्यू करिए। तो चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले पेंशन को लेकर बात कर लेते हैं। देखिए, आज यानी 26 तारीख से बैंक से जो है पेंशन आना शुरू हो जाएगी। यानी जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं हो सकता है कि आपके खातों में आपकी पेंशन आ जाए, जिनकी पेंशन सीधे सीधे बैंक से आ रही है। क्योंकि हर बार ये देखा जाता है कि महीने के अंत से 3 या 4 दिन पहले बैंक जो है वो पेंशन का भुगतान शुरू कर देती है। लेकिन आप केंद्र सरकार के कोई भी विभाग या मंत्रालय से हो, एक बात जरूर से ध्यान रखिएगा, भले ही आपकी बैंक पेंशन जो है बैंक से आ रही है चाहे स्पर्श से आ रही है, पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस बार यानी मई महीने की पेंशन जो है वो बढ़ी हुई आनी चाहिए। और ऐसा मैं यहाँ पर इसलिए भी शेयर कर रही हूँ क्योंकि स्पर्श से बहुत सारे हमारे पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको कम पेंशन का मैसेज आया है, यानी पुरानी ही पेंशन का मैसेज आया है। तो हो सकता है कि बैंकों के द्वारा भी ये गड़बड़ी हो। ऐसे में जो पेंशनर्स हैं या फैमिली पेंशनर्स हैं उनको जागरूक रहने की जरूरत है, यानी ये समझने की जरूरत है कि मई महीने की जो पेंशन है वो 60% डीआर के साथ आएगी, ना कि 58% डीआर के साथ। तो इस बात का जरूर से ध्यान रखिए, बढ़ी हुई पेंशन का मैसेज या बढ़ी हुई पेंशन खाते में आएगी। तो इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। देखिए, एक डिपेंडेंट लिख रहे हैं कि मैडम जी हमारी भी सुनवाई करें। हमारे पिताजी 1966 के रिटायरीज थे, वे भी कैटेगरी से सीआरपीएफ से नायक रैंक से थे, लेकिन कुछ नहीं दिया गया था। उसके बाद मेरी माताजी को पेंशन मिलती थी, लेकिन कोई भी लाभ नहीं मिला था, केवल पेंशन ही मिलती थी। और अब मैं उनका विकलांग पुत्र हूँ, पेंशन मेरे को मिलती है, लेकिन वही पेंशन मिलती है। क्या मैडम जी यह पेंशन मिलती है, इसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं मिलती? क्या मेरे पिताजी को कोई भी लाभ नहीं मिला था? उस टाइम में क्या करें मैडम जी? देखिए, आप अगर ये कह रहे हैं कि जब आपके पिताजी रिटायर होकर आए थे और जैसे कि आपने लिखा कि कैटेगरी से रिटायर हुए थे, तो उस समय आप की एज छोटी होगी, कोई लाभ मिला नहीं मिला, अब क्या पूछना चाह रहे हैं विस्तार से इसके बारे में दोबारा कमेंट करिए। और दूसरी बात की पेंशन बढ़ोतरी की जब बात होती है, जो पे कमीशन आता है उसके हिसाब से बेसिक में बढ़ोतरी होती है, या अगर हो सकता है सीआरपीएफ के लिए अलग से कोई सर्कुलर्स वगैरह आए उसके तहत आपकी पेंशन में आपको लाभ मिला हो। बाकी जो महंगाई भत्तों में जो बढ़ोतरी होती है वही लाभ हमें मिलता है। तो आप अगर कोई पर्टिकुलर कोई सर्कुलर्स वगैरह के बारे में जानकारी चाहते हैं तो प्लीज उसके बारे में लिख कर दोबारा कमेंट करिए। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैडम जी एसीपी लेने के लिए कहां से क्या कार्रवाई करनी पड़ेगी? देखिए, एसीपी हो या एमएससीपी हो, इसके लिए अगर कोई रिटायरीज हैं तो उनको क्या करना है, सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेन दर्ज करा देनी है।
जैसे आप सीपी ग्राम में कॉल करेंगे, आप कहेंगे कि मैं 2003 से 5 जब भी आप रिटायर होकर आए हैं, 2003 से 5 के बीच को एससीपी लागू है, 2006 से, और उसके बाद वालों को एमएससीपी लागू है। ये मैं आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के पेंशनर्स की बात कर रही हूँ। तो आप जैसे ही उनको कहेंगे कि मुझे एससीपी या एमएससीपी को लेकर कार्रवाई करनी है, तो इसको लेकर वो सारी जानकारी आपसे मांगेंगे। आप कब रिटायर होकर आए थे, ज्वाइन कब किया था, ये सारी जानकारी वो मांगेंगे। पीपीओ नंबर वगैरह, पेंशन का कैसे आ रही है, बैंक से आ रही है, स्पर से आ रही है, ये सारी जानकारी जब उनको प्रोवाइड करा देंगे, आप लिखवा देंगे, तो उसके बाद आपकी कंप्लेंट वो लिख लेंगे और संबंधित रिकॉर्ड या विभाग तक ये जो है कंप्लेंट पहुंच जाएगी और एससीपी या एमएससीपी को लेकर कार्रवाई जो है खुद ब खुद हो जाएगी। और जो लाखों रुपए का एरियर बनता है वो भी आपके खातों में आ जाएगा, सिर्फ एक फोन कॉल से। एक ही कंप्लेंट जो इतनी आसानी से फोन के माध्यम से हो जाती है। लेकिन यहाँ जरूरत है हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को भी कि वो जागरूक बने और अपने हक के लिए जरूर से कंप्लेंट करें। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि देखिए यहाँ भी एमएससीपी का ही मामला है। सेना में 24 साल नौकरी करने के बाद भी नायब सूबेदार का भुगतान नहीं मिल रहा है। मैं बहुत सारे लोगों को देखिए कुछ एकाध रिकॉर्ड की भी जानकारी मिली है जो नायब सूबेदार की एमएससीपी को लेकर मना कर रहे हैं। इसको लेकर हम काफी समय से कार्रवाई भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ केस वगैरह की भी जानकारी सामने आ रही है। अब जिन्होंने भी ये कमेंट किया था, प्लीज आप मुझे कॉल करिए ताकि हमें पता चले। जैसे कि आपने लिखा कि बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको नायब सूबेदार की एमएससीपी नहीं मिल रही है, तो इसके पीछे क्या वजह है, जो इसके नियम हैं जो एमएससीपी के, जैसे कि रेडिंग एंट्री नहीं होनी चाहिए, कोई सीरियस पनिशमेंट वगैरह, बहुत सारे इसमें कुछ नियम्स हैं। तो अगर इसकी वजह से नहीं मिल रही है या क्या दिक्कत है, रिकॉर्ड क्यों मना कर रहा है, ये जब हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, तभी पता चलेगा। पर हमारी तरफ से जो भी मदद बन पड़ती होगी हम जरूर से करेंगे। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैम मेरा बेसिक 25,075 रुपए है, तो अभी मेरी पेंशन जो है 40,125 रुपए आई है, क्या ये सही है? हवलदार रैंक है। देखिए 25,075 रुपए जो है बेसिक है, तो 60% डीआर के साथ 40,120 रुपए के आसपास बन रही है और आपको 40,125 रुपए आ रही है, तो ये बराबर है। अगर आपने इसी चीज का कार्ड ले रखा है तो आपका इसमें फिक्स मेडिकल अलाउंस देखिए नहीं लगा है। अगर आपने कार्ड नहीं बनवा रखा है तो फिर इसमें 1,000 रुपए एक्स्ट्रा फिक्स मेडिकल अलाउंस के जुड़ने चाहिए। जो नहीं जुड़े हैं तो इसको लेकर कार्रवाई आप करा सकते हैं। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि बैंक के थ्रू पेंशन क्रेडिट कब होगी। तो इसका जवाब तो मैं वीडियो की शुरुआत में ही दे चुकी हूँ कि जिनकी भी पेंशन सीधे सीधे बैंक से आ रही है उनकी पेंशन जो है 26 तारीख से उनके खातों में आना शुरू हो जाएगी। अब अलग अलग बैंक जो है वो अपने तरीके से जो है पेंशन क्रेडिट करते हैं। अमूमन ये देखा जाता है कि हर महीने के अंत से 4 दिन पहले जो है पेंशन क्रेडिट शुरू हो जाती है, तो आज से जो है पेंशन क्रेडिट हो जाएगी। चलिए ये कुछ कमेंट्स थे। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कि कैसे 8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों और पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स, डिपेंडेंट को तो फायदा होगा ही, लेकिन केंद्र सरकार को कैसे फायदा होगा, चलिए ये भी देखते हैं। तो देखिए जब से सोशल मीडिया में ये खबरें आ रही हैं कि फिटमेंट फैक्टर जो है 4.00 की मांग की जा रही है, लगातार उसके बाद ये सवाल आ रहे थे कि क्या मैम ये संभव है कि फिटमेंट फैक्टर अच्छा खासा मिले हमें 8वें वेतन आयोग में, या हमारी सैलरी, पेंशन या अलाउंसेस में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो। तो मैं कहूंगी कि बिल्कुल संभव है। 7वें वेतन आयोग तक का जो सफर हमने देखा था उसके माध्यम से तो यही पता चला था कि जो भी सिफारिशें जो वेतन आयोग की कमेटी करती है, केंद्र सरकार उस पर जरूर से सहमत होती है, क्योंकि ये सारी सिफारिशें जो है महंगाई भत्तों को देखते हुए या महंगाई को देखते हुए की जाती है, और भी बहुत सारे समीकरण जो हैं जिसको लेकर बात होती है। तो अब देखिए आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि वेतन आयोग से केंद्र सरकार को क्या फायदा होगा। देखिए आर्थिक दबाव तो बढ़ेगा ही केंद्र सरकार पर वेतन आयोग एक खर्च या अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा निवेश है। ये वेतन आयोग, इसके बारे में समझते हैं। देखिए आम धारणा क्या है, वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी सीधे तौर पर सरकारी खजाने पर बोझ है और टैक्स पेयर के पैसे की बर्बादी है। ये आम धारणा है। हकीकत क्या है, देखिए ये अर्थव्यवस्था की रगों में पैसों को पंप करने का एक रणनीतिक चक्र है जो अंततः पूरे देश की ग्रोथ को रफ्तार देता है। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, अगर कर्मचारी, पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर्स, डिपेंडेंट के पास पैसा आएगा तो महंगी गाड़ियों पे खर्चा होगा, जीवन जरूरियात की जो लाइफस्टाइल है वो चेंज होगी,
तो ये पैसा जो है वापस सर्कुलेट होगा। अब देखिए अर्थव्यवस्था की धमनियों को समझिए। पैसे का 5 चरणीय चक्र है ये। बैंकिंग और ऋण, जमा पूंजी से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा। इसके साथ देखिए बात करें, इस गोल्डन लूप में आप सफर करिए, समझिए कि कैसे पैसा घूमेगा। डिस्पोजेबल इनकम की अगर बात करें तो पैसा लोगों के हाथ में आता है, इससे वेतन आयोग से। इससे देखिए फायदा क्या होगा, मल्टीप्लायर इफेक्ट पड़ेगा इससे। खपत है, 1 रुपए का कई गुना असर और कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ेगा इससे। कैसे बढ़ेगा, लोग गाड़ियां खरीदेंगे, बाइक्स खरीदेंगे, बहुत सारी ऐसी लग्जरी चीजों की खरीदारी होगी, उपभोग होगा, जीवन स्तर बदलता है, खर्च बढ़ता है। यानी लोगों के पास अगर पैसा आएगा तो उसको वो खर्च करेंगे, बाजार में वो पैसा घूमेगा। इसके बाद देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं डिस्पोजेबल इनकम की। इसमें तत्काल वृद्धि हम देख सकते हैं। 8वें वेतन आयोग से बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता और मकान किराया भत्ता यानी एचआरए बढ़ता है। टैक्स कटने के बाद जो हाथ में बचता है वो तुरंत बाजार में उतरता है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर पैसा आएगा तो वो खर्च भी होगा। पेंशनर्स का प्रभाव की अगर बात करें तो लाखों पेंशनर्स ये पैसा स्वास्थ्य, दवाइयों और पारिवारिक या सामाजिक कार्यों में लगाते हैं। ये पैसा बिना किसी देरी के सीधे लोकल मार्केट में जाता है। कर्मचारियों का खर्च अगर देखें तो हालांकि कुछ हिस्सा जो है एफआईडीएस और पीपीएफ में बचता है, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा रुकी हुई इच्छाओं को तुरंत पूरा करने में खर्च होता है। जैसे कि मैंने अभी कहा कि लग्जरी गाड़ियों की भी खरीदी होगी। इसके बाद देखिए उपभोग का बदलता है पैटर्न, इसको भी समझना जरूरी है। इंसान केवल दाल चावल ज्यादा नहीं खाता, उसका लाइफस्टाइल बदलता है, अपनी जो इच्छाओं की वो पूर्ति करता है। कैसे, ऑटोमोबाइल सेक्टर की अगर बात करें, पुरानी बाइक, पब्लिक ट्रांसपोर्ट 10,000 से लेकर 12,000 ईएमआई पर नई कार खरीदेंगे। लाखों बुकिंग से ऑटोमोबाइल सेक्टर में अचानक से तेजी देख सकते हैं हम। कब, 8वें वेतन आयोग के बाद। उपभोक्ता वस्तुओं की बात करूं, अगर साधारण टीवी, फ्रिज, स्मार्ट टीवी, डबल डोर फ्रिज, नया एसी, यानी चीजें भी बेहतर से बेहतर पसंद करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सीधी रफ्तार मिलेगी। रियल एस्टेट की अगर बात करें, किराए का घर होगा, होम लोन लेकर नया फ्लैट या पुश्तैनी घर पर नया फ्लोर खरीद सकते हैं। सुरक्षित सरकारी नौकरी से आसान लोन मिल जाता है। कंस्ट्रक्शन में सबसे ज्यादा रोजगार मिलेगा। ये बदलाव होगा, ये सुधार होगा वेतन आयोग से। सरकार के पास टैक्स की चौतरफा वापसी, बढ़ा हुआ वेतन 2 मुख्य रास्तों से वापस सरकारी खजानों में जाएगा। कैसे जाएगा, देखिए इनकम टैक्स की बात करें तो सालाना आय जैसे 7 लाख से लेकर 10 लाख बढ़ने पर कर्मचारी ऊंचे टैक्स स्लैब में आते हैं। सैलरी का 10% से 30% का हिस्सा अकाउंट में आने से पहले ही सरकार के पास वापस जाता है। सबसे बढ़िया जरिया है इनडायरेक्ट टैक्स का। इसके बाद देखिए अगर हम बात करें फ्यूल की, तो पेट्रोल डीजल की बेस प्राइस पर सेंट्रल एक्सिस ड्यूटी जो है वो बढ़ सकती है। स्मार्ट टीवी, फ्रिज, एसी पर 18% से 28% जीएसटी लग सकती है। आईआरसीटीसी, एसी टिकट, रेस्टोरेंट, अच्छे होटलों में बिल पर 5% से 18% जीएसटी जो है उसका भुगतान भी कर्मचारी करेंगे। यानी जैसे कि मैंने कहा कि अगर कर्मचारी पेंशनर्स के पास ये पैसा आएगा तो अलग अलग स्तरों के माध्यम से ये पैसा टैक्स के माध्यम से वापस सरकार के पास जाएगा। अब केस स्टडी की अगर बात करें तो ऑटोमोबाइल टैक्स का गणित समझते चले। जब एक कर्मचारी नई कार खरीदता है तो खजाने को एक मुश्त मुनाफा होता है। अब कैसे होता है, अब इसको देखिए, कार की मूल कीमत क्या है, यानी कार की बेस प्राइस को समझिए, 28% उसमें जीएसटी लगती है। और इससे बड़ी गाड़ियां जैसे एसयूवी हो अगर हो तो इस पर 1% से 22% तक जो है अतिरिक्त पैसा हमें खर्चना पड़ता है। 10 लाख की कार खरीदने पर लगभग 3 लाख से 4 लाख तुरंत टैक्स के रूप में केंद्र और राज्य सरकार के पास वापस चला जाता है। तो ये फायदा होता है केंद्र सरकार को। इसके बाद देखिए मल्टीप्लायर इफेक्ट की अगर बात करें और पैसे की गति की बात करें तो 1 रुपए का नोट 1 साल में कितने हाथों से गुजरता है, ये देखिए। सरकार ने कर्मचारियों को 100 रुपए दिए, कर्मचारी ने कपड़े खरीदे, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, दुकानदार ने माल लिया। इसके बाद देखिए वो पैसा कैसे घूम रहा है। व्यापारी ने फैक्ट्री को पैसा दिया और फैक्ट्री ने किसान मजदूर को दिया। इसके बाद देखिए जीएसटी वगैरह लगाने या टैक्स के बाद वो पैसा वापस जो है सरकार के पास पहुंचा। अब देखिए द कॉर्पोरेट टैक्स बूम की अगर बात करें
तो आप जैसे कि इसको देखकर समझ ही पा रहे होंगे, जब सरकारी पैसे की वजह से मारुति, सैमसंग या अंबुजा सीमेंट जैसी कंपनियों की बिक्री आसमान छूती है, तो उनका नेट प्रॉफिट भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचता है। अब नेट प्रॉफिट देख लीजिए, भारतीय कानून के अनुसार इन कंपनियों को अपने भारी मुनाफे पर सरकार को कॉर्पोरेट टैक्स देना होता है, जो वो देगी। इसके बाद देखिए, बिक्री बढ़ने से सरकार का कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन भी रिकॉर्ड ऊंचाई स्तर पर पहुंचता है। कुछ इस तरीके से ये पैसा जो है घूमता है। इसीलिए वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि देखिए, 8वें वेतन आयोग से कर्मचारी पेंशनर्स को तो फायदा होगा ही, सरकार इसका जो है वेतन आयोग ऐसे समय में भी लागू कर सकती है जब चुनाव वगैरह भी हो, तो वो भी अलग से एक फायदा उसको देख सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ टैक्स के माध्यम से ये पैसे की काफी ज्यादा बड़ी रकम जो है वो केंद्र सरकार के पास वापस भी जाएगी। अब कैसे वापस जाएगी, विस्तार से अभी आपने समझा। अब ये सारी जानकारी और जो कमेंट्स के जवाब मैंने दिए, ये प्रयास आप सब लोगों को कैसा लगा, कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। और इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।